हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें। आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। आज जो हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, दैट इज योर HNO3 ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग इसको कंप्लीट आउट करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेकर के। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन वैसे काफ़ी सारे होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रस एसिड हो गया आपका, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो आपको डिस्कस करना है, जो आपको याद रखना है, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन को। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो मेथड है, बाय ट्रीटिंग NaNO3 एंड KNO3 विद H2SO4। हम लोग किसे ट्रीट कर रहे हैं इसको? H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं इन ग्लास रिटॉर्ट में। किस में कर रहे हैं हम लोग? यूजुअली इन ग्लास रिटॉर्ट। और एसिड भी कौन सा लेंगे बच्चों हम लोग? कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखें तो वो क्या आपके पास में, सपोज करके आपने NaNO3 को रिएक्ट करा दिया। NaNO3 को अगर आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ में, तो देखिए आयनिक मैकेनिज्म है सिंपल। आपके पास में क्या है यहाँ पे? आयनिक मैकेनिज्म है, तो ये क्या फॉर्म करता है आपके पास में? Na2SO4 प्लस HNO3, है ना। सिंपल आयनिक मैकेनिज्म, आयन एक्सचेंज है यहाँ पे। Na प्लस NO3 माइनस H प्लस और सल्फेट -2, तो आयन्स को आप एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग को लेकर के। तो बैलेंसिंग देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे आपके पास में अगर इसका जो इक्विवेलेंट, इसका जो एक्स फैक्टर देखें तो वो 2 है, और इसका जो एक्स फैक्टर देखें वो कितना है? 1 है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? 1। और इसके बेसिस पे आप लोग बाकी को क्या करें? स्टेबलाइज करें। तो ये मेथड जो हम लोग सीखते हैं कहाँ पे? क्लास 11 में, जब हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आता है। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से हम लोग बैलेंसिंग देखें तो H2SO4 आपके पास में यहाँ पे 1 है, और सोडियम आपके पास में बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, बाकी आपके पास में सल्फेट वहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1 है। तो आपकी कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है। तो ये तो आपके पास में एक जनरल मेथड हो गया, लैब मेथड हो गया। लेकिन लार्ज स्केल पे हम लोग, जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना भी चाहिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे पास में बी मेथड है, दैट इज योर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है आपका? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो स्टूडेंट, जो पहला स्टेप है इस मेथड का, दैट इज योर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का, वो ये है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, जो हमारे पास में O2 होगा, O2 के प्रेजेंस में उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाना। तो NH3 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड में, और साथ में आपको वाटर की फॉर्म में आपको वेपर्स निकलते हुए यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है आपके पास में क्या होता है कि फर्दर ये जो NO है, ये NO जो है आपका फर्दर किससे रिएक्ट करता है? O2 के साथ में। तो ये किसमें टूटेगा आपका? ये टूटेगा आपके पास में, कन्वर्ट होगा आपका NO2 की फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास में नेक्स्ट स्टेप है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2NO2 आ जाएगा। नाउ याद कीजिए कि कल मैंने आपको बताया था कि NO2 का अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आप लोग, यानी इसको ट्रीट कराएंगे किससे? वाटर से ट्रीट कराएंगे, तो क्या बनेगा? 2 मिनट आप लोग पॉज लीजिए और सोचिए कि क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो NO2 है, यहाँ पे NO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। कितनी यहाँ पे आपके पास में NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट? +4 है। और जब इसकी NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में +4 है यहाँ पे, तो +4 वाला किस में जाता है आपका? डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि +4 आपका +3 में भी जाएगा और आपका +5 में भी जाएगा। यानी कौन सा ऑक्सी एसिड्स बनाएगा ये? एक बनाएगा आपका HNO2 और एक बनाएगा आपका HNO3। क्योंकि HNO2 जो है यहाँ पे बेटा आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में? आपका +4 में, सॉरी, ये +4 से आपका +3 में और ये आपका +5 में। इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में अगला नेक्स्ट मेथड है, जहाँ पे आपके पास में नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों तरीके के एसिड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्दर जो HNO2 होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि जो फर्दर HNO2 है, ये HNO2 फर्दर आपका कन्वर्ट होगा किस में? HNO3 में। ठीक है, टूटेगा आपका किस में कन्वर्ट होगा? आपका HNO3 में, और साथ में निकला लेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो नाइट्रस
जो आपके पास में नाइट्रस एसिड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये जो NO हमने इनिशियली यूज़ किया था, जो NO हमने यहाँ मिला था, तो ये रिसाइकल हो गया। तो यानी इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपका फर्दर क्या हो गया, आपका रिसाइकल्ड हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका इसमें 2 आएगा, तो ये HNO3 में आपका कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ क्या रहेगा आपके पास में 2 रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास में 2 + 1 3 और हाइड्रोजन कितने हुए आपके पास 2 + 1 3 है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन 3 2 6 और वहाँ पे 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके पास में बैलेंस कंप्लीट रिएक्शन आपको मिल गई। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे आपके पास में जो कंसनट्रेट जो आपके पास में HNO3 ऑब्टेन हुआ है दैट इज 68% बाय मास है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके पास में जो HNO3 कई बार ये पूछ लेता है कि कितना % आप HNO3 ऑब्टेन करते हैं किस में, ड्यूरिंग योर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, तो दैट इज़ अराउंड योर 68% बाई मास। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं यहाँ से आप लोगों को कि जो 68% बाई मास है क्या है, एक तरीके से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी तो जनरेट होता है यहाँ से, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी जनरेट होता है आपको यहाँ पे, जिन्होंने सोल्यूशन पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे आपके पास में 68% प्लस 32% आपका वाटर होता है, तो आपके पास में क्या जनरेट होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप लोग सेपरेट आउट नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि उनका एक सर्टेन लेवल का बॉइलिंग पॉइंट जनरेट हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्दर अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में वाटर प्रेजेंट है, हाईली अमाउंट में 68% आपका वाटर भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग प्योर करते हैं, प्योर यानी अप्रॉक्सीमेटली 98% ले जाते हैं, 98% तक ले जाते हैं। और कैसे ले जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटिंग H2, यानी H2 को क्या करेंगे हम लोग, देखो बाकी का 32% वाटर है ना यहाँ पे, इस वाटर को हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको डिहाइड्रेट करते हैं हम लोग, यानी वाटर को हटाते हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे HNO3 को यूज़ करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आपके पास में एक हाईली कलरलेस लिक्विड होता है, एक हाईली एसिडिक कलरलेस लिक्विड है आपके पास में, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, एक कलरलेस लिक्विड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 355, जो बॉइलिंग पॉइंट आपका 355 केल्विन के करीब होता है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग कितना होता है, 231 केल्विन के करीब होता है। ठीक है, 231 केल्विन करीब होता है। ठीक है, और जो हमारे पास में लैब में जो कंसनट्रेटेड HNO3 की बॉटल होती है, उसमें जो है आपके पास में कितना होता है, लैब ग्रेड का जो HNO3 होगा लगभग कितना होगा, 68% बाई मास HNO3 होगा, बाई मास HNO3 अवेलेबल होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग गैसेस स्टेट में इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन गैसेस स्टेट एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आप इसकी, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड जो मैं बना रहा हूँ इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी, sp2, और sp2 यानी कौन सा स्ट्रक्चर हो गया इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। आपको इसका स्ट्रक्चर देखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे गैसेस स्टेट की हालत है इसकी, अगर हम लोग उसको देखें इसमें लिक्विड स्टेट में देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इवन मेरे साथ भी एक बार लैब में इंसिडेंट हो गया था कि मेरे पैंट के नीचे वाले पोर्शन में लग गया था, तो थोड़े बहुत निशान पड़ गए थे मुझे भी। तो आप लोग जब भी लैब में जाते हैं तो थोड़ा केयरफुली इस चीज़ को काम कीजिएगा, क्योंकि लैब में क्या होता है कि आपका रिएजेंट्स जो है इनके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो बॉटल में सारा आपका SDS शीट होती है, पूरा डाटा उसमें लिखा रहता है, सेफ्टी डाटा शीट्स जो होती हैं उसमें पूरे प्रिकॉशंस वगैरह आपके लिखे होते हैं। तो आप लोग जब भी लैब में काम करते हैं तो बी कॉशियस किस तरीके से इनको हैंडल करना है। ठीक है, अपने जो सुपरवाइज़र है उसी की प्रेजेंस में इन सबको यूज़ कीजिएगा। तो अगर हम लोग देखें इन लिक्विड कंडीशन, इन लिक्विड स्टेट यानी एक्वा स्टेट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका अगर हम लोग ये तो गैसेस फेज में था, लिक्विड स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। यानी अगर HNO3 को मैं डिजोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं HNO3 को डिजोल्व करा रहा हूँ किसमें, वाटर में डिजोल्व करा रहा हूँ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, ये आपका टूटेगा आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस। और ये NO3 माइनस आपका बहुत स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। इस तरीके का आपका ये क्या है, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो जब ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी गेन करता है, इस वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि स्टेबल कंजुगेट बेस जनरेट होता है ना आपका यहाँ पे। तो ये कुछ आपकी इसकी एग्जिस्टेंस थी किसको लेकर के, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है। एक चीज़ और बताना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो आपके पास में HNO3 है, इसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में एक जगह पे पूछी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको पता होनी चाहिए। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.0504। ठीक है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी डेंसिटी को मेजर आउट करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ देखिए, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करें तो HNO3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग HNO3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +5 होगा। ठीक है। कितना आता है आपका, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आपके पास में HNO3। ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि गोल्ड और प्लैटिनम जो आपके पास में नोबल मेटल है, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, ये हर एक मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है एक्सेप्ट दिस। ठीक है। एक्सेप्ट दिस, गोल्ड और प्लैटिनम पूछ सकता है वो MCQ में कि इनमें से किस वाले के केस में आपके पास में ये आपका मतलब रिएक्ट नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंडीशंस है, जो आपके पास में रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन जो इसकी रिएक्टिविटी है, यानी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है इसका, रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर में आपका डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन में। तो अगर हम लोग बात करें आपका कंसंट्रेटेड HNO3, तो कंसंट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। उसके बाद HNO डाइल्यूट हो जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड में। थोड़ा और डाइल्यूशन हम लोग कर देंगे तो HNO3 किस में कन्वर्ट हो सकता है आपका, N2O में। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन ले लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका NH4 NO3 में। यानी वाटर है, वाटर आपका रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, NH4 NO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हर एक डिफरेंट मेटल के साथ में इसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके साथ में, A विद नॉन मेटल्स। तो अगर हम लोग नॉन मेटल सीरीज की बात करें तो आपके पास में यूजुअली कौन कौन से होते हैं, यूजुअली आपके पास में I2 है, कार्बन है, फॉस्फोरस और सल्फर है। यही तो है आपके पास में जो नॉर्मल मेटल है आपके पास में। फॉस्फोरस भी आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर I2 है तो I2 किस में कन्वर्ट होता है आपका, याद होगा आपको, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, और इसमें कौन सा होगा आपका आयोडिक एसिड HIO3 में कन्वर्ट होता है। उस तरीके से कार्बन है, कार्बन की +4 होती है तो कौन सा होगा आपका CO2। P4 में जो होगा आपके पास में +5 है तो कौन सा है S3PO4। और सल्फर का तो बहुत फेमस ही है H2SO4। तो इनको आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके से क्या करता है, इनको ऑक्सीडाइज करता है, इसमें इनको क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। नाउ जो आपके पास में, अब मैं इसके पूरे डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि किस तरीके से कोई चीज़ आपका यहाँ पे इसको कन्वर्ट करवा रही है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा के हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं कार्बन को रिएक्ट कराता हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो HNO3 के साथ रिएक्ट करा के किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका CO2। साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करा रहा हूँ तो कन्वर्ट होगा NO2 में, और साथ में देगा मुझे वाटर। ठीक है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग को समझने से पहले हम लोग देखें ये रिएक्शन किस तरीके की है। तो यहाँ पे इसके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है। और यहाँ पे आपके पास में नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है। तो ये जा रहा है आपका 0 से 4 की तरफ, यानी एन फैक्टर कितना हो गया इसका 4, और ये 5 से किसकी तरफ जा रहा है आपका 4 की तरफ, यानी एन फैक्टर हो गया 1। नाउ अभी के लिए वाटर को हटा दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। अब आप कर दीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन जो यहाँ पे 4 आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 4 होगा। अब देखिए पूरी की पूरी न्यूट्रल रिएक्शन है, यहाँ पे चार्ज आपका बैलेंस्ड है, चार्ज को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कार्बन 1 हो गया, यहाँ पे कार्बन 1 है, 4। अब इसके अलावा देखिए अदर एलिमेंट्स को आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। तो नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे
वाटर लगा दीजिए, ठीक है, वाटर डाल दीजिए, पानी आपका निकल गया होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से कितना हो गया यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर भी कितने हो गए आपके पास में हाइड्रोजन 4। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 12 यानी 12 यहाँ पर है और यहाँ पे कितने हैं 2 8 10 2 12, तो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, तो पूरी की पूरी जो ये मैंने आपको समझाई है पूरी की पूरी कहाँ पे आती है, ये पूरा का पूरा आपका रिडॉक्स में आता है। नाउ आगे देखते हैं हम लोग इसको समझ, एक और एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ यहाँ पे सल्फर के साथ में। तो सल्फर के साथ में अगर आप रिएक्शन करते हैं किसकी, HNO3 की, किसकी रिएक्शन करते हैं आप लोग HNO3 की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा आपका H2SO4 में और साथ में किस में कन्वर्ट होगा, एक कंसंट्रेट ले रहा हूँ भाई मैं, याद रखना कंसंट्रेट के साथ क्या बनाएगा NO2 बनाएगा, ठीक है, कंसंट्रेट के साथ क्या बनाएगा NO2 और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से वाटर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब इसको आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे सल्फर जो आपका 0 में और 0 से किस में जा रहा है +6 में, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, N कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। HNO3 अगेन यहाँ पे आपके पास में +5 में बच्चों, तो +5 से किस में जा रहा है 1 में जा रहा है, तो N फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे आपके पास में 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए वाटर को हटा दीजिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए, फिर लगा देना यहाँ पे बाद में, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो आप लोग देखें यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास में 6 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने होने चाहिए 6, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखें यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट सल्फर आपका बैलेंस है, सल्फर बैलेंस्ड है। चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, चार्ज आपका बैलेंस है सबके केस में, ठीक है, चार्ज आपका बैलेंस्ड है क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन है। अब आ जाइए वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 2H2O, तो 2 2 4 4 2 6। अब देखिए ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे कितने 18 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने 4 6 2 12 12 और 7 16 16 2 18, तो आपके पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और करके देता हूँ मैं, इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये आप लोग खुद बनाइएगा। तो P4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, P4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, अगर मैं इसको रेड कराता हूँ तो ये कन्वर्ट होता है किस में, ये कन्वर्ट होगा आपके पास में H3PO4 प्लस व्हाट H3PO4 प्लस NO2 और साथ में क्या निकलेगा आपका यहाँ से वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और किस में जा रहा है +5 में जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में N फैक्टर इसके लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेट यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका 1। अब अदर एलिमेंट फॉस्फोरस और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास में 5 आ जाएगा। अब चार्ज को देख लीजिए, चार्ज तो आपका बैलेंस है, तो इसके अलावा आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अदर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके पास 5 है और यहाँ पे कितने आपके पास में हाइड्रोजन 4 3 12 ओके, एक मिनट जस्ट सेकेंड, हाँ एक गड़बड़ क्या हुई है, फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है ना, तो जब यहाँ पे आपके पास में ये किस में जा रहा है, कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे इसके टोटल, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 1 में जा रहा है, लिख ही लेता हूँ मैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास में अगर हम लोग देखें यहाँ पे 0 है और एक इसमें जा रहा है 5 में, यानी 5 का चेंज और टोटल कितने यहाँ पे 4, तो यानी 5 4 जो क्या हो गया 20, ठीक है 20, ठीक है। क्योंकि एक में आपका 5 का चेंज आ रहा है ना, तो 4 में कितने का आएगा 20 का चेंज आएगा, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल पिक किया मैंने। तो 20 HNO3 हो गया यहाँ पे आपके पास में। नाउ देखिए बाकी सब बैलेंस है, अब इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20, फॉस्फोरस आपका 4 बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखना आप लोग हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपके पास में 20 है और यहाँ पे कितना है 4 3 12 और आपको कितने चाहिए यहाँ पे चाहिए आपको 8, तो यानी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 4 3 12 8 20 कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए 60 और यहाँ पे कितने आपके पास में 16 और 20 कितने हो गए 16 और 40 कितने हो गए आपका 16 और 56 और 4 60, तो आपके पास में रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए कुछ हमारे पास में मेटल्स हैं, आप लोगों को पता होगा आप लोगों को कि किस बेसिस पे हम लोग इन रिएक्शंस को देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन मैं अगले लिखने जा रहा हूँ ये आपके पास में मेटल्स के साथ में। तो मेटल्स के लिए हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे जाते हैं और कुछ जो है आपके हाइड्रोजन से नीचे रखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो क्या करते हैं लिबरेट्स H2, जो क्या लिबरेट करते हैं आपका लिबरेट्स H2, जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं H2 को लिबरेट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूँ, दो ही ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, ठीक है। अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट में MgNO3 का होल ट्वाइस और लास्ट में क्या निकालेगा आपका हाइड्रोजन गैस, है ना। मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। मैग्नीज को रिएक्ट कराओगे HNO3 के साथ में तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, ये फॉर्म करेगा आपका MnNO3 का होल ट्वाइस और साथ में क्या निकलेगा आपका
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो दोनों यहाँ पे आपके पास में जो मैंगनीज है आपका 0 से +2 में गया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से +2 में गया तो किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ में आपके पास में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये वो वाले मेटल्स हैं जो क्या करते हैं आपके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे आपका, तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है मेटल्स के अंदर में जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन। तो एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल है, मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड ही बता दिया आपको, लेकिन आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। रिलीज हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। तो आपको ये सीरीज जाननी चाहिए, कंसंट्रेटेड HNO3 से NO2 बनेगा, डाइल्यूट से NO बनेगा, डाइल्यूट से HNO3 से N2 बनेगा, और वैली डाइल्यूट से आपका NH4NO3 बनेगा। तो हम लोग को 2 एग्जाम्पल याद करने बेटा, एक आयरन का और एक इसका जिंक का। इससे आप पूरी रिएक्शंस को बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, जिंक को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ में, HNO3 के साथ में, लेकिन इस कंडीशन में मैंने ले लिया वेरी डाइल्यूट। क्या ले लिया मैंने, वेरी डाइल्यूट। क्या फॉर्म किया मैंने, वेरी डाइल्यूट। और जब मैं इसको वेरी डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में वेरी डाइल्यूट कंडीशन में क्या बनाएगा, ये NH4NO3 बनाएगा। और जिंक जो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आपका +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, +2 में कन्वर्ट होता है तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। और साथ में क्या रिलीज होगा आपका, यहाँ पे साथ में आपका रिलीज होगा अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट। और वाटर तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। वाटर आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो आपके पास में यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 को अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें, या जिंक है तो जिंक आपके पास में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में एप्लीकेशन है वो किसका लेकर रह गया आपका, जो आपके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आयरन और जिंक है आपके पास में। तो आयरन और जिंक की बात करें हम लोग, तो जिंक जो है अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनना है हमारे पास में, वेरी डाइल्यूट के साथ NH4NO3। तो इसी के बेस पे हमारा क्या बना है, पे NH4NO3 बना है। जिंक आपका +2 में जाएगा तो जिंक नाइट्रेट की फॉर्म में आपका यहाँ से निकलेगा और वाटर आपका रिलीज होगा। आयरन है डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, N2O बनेगा। तो N2O बनेगा तो आपका ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा। थोड़ा कंसंट्रेटेड लेते हैं तो कंसंट्रेटेड में आपका NO2 बनता है, तो NO2 तो बनना ही बनना है। बाकी देखिए सबके केस में नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज जो हम लोग ने डिस्कस किया कुछ मेटल के साथ में रिएक्शन, 2-4 रिएक्शंस और रह गई हैं, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास में कुछ रिएक्शन है जिन मेटल्स को हम लोग हाइड्रोजन से नीचे रखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में HNO3 के साथ में। तो जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया और लेड हो गया। अगर हम लोग इनको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NO2 फॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग इनको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे तो सेम सॉल्ट, लेकिन साथ में क्या देंगे आपका NO देंगे, ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कॉपर का। कॉपर को अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बनाते हैं तो हम लोग क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ में आपका NO2 देगा। इस तरीके की रिएक्शन आपके सारे मेटल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके नीचे रखा जाता है। नाउ फाइनल कुछ हमारे पास में मेटल्स हैं, दोज आर योर मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स की अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे एंटीमनी हो गया आपका, आर्सेनिक हो गया, है ना, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है H3SbO4। तो HNO3 के साथ नॉर्मल रिएक्शन कराओगे तो NO2 आपका क्या करेगा, फॉर्म करेगा। यानी एक तरीके से कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जो प्रॉपर्टी है वो आपके मेटलॉइड्स शो करते हैं। नाउ लास्ट है हमारे पास में नोबल मेटल्स की बात करेगा। नोबल मेटल्स में आपके पास में जैसे सिल्वर, गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, है ना, सिल्वर गोल्ड आपके पास प्लैटिनम आ गया। तो ये मेटल्स आपके रिएक्टिव नहीं होते, है ना, इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी होती है सिर्फ एक्वा रिजे के लिए। और एक्वा रिजे क्या होता है, कई बार पूछ लेता है। तो ये 1:3 रेशियो है किसका, HCl और HNO3 का। हिंदी में बोलते हैं इसको अमलराज। यानी ये क्या करता है, नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व करवा सकता है। इसके पास टेंडेंसी होती है कि इस तरीके से नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करवा सकता है। तो एक इकलौता जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म करता है गोल्ड के साथ में, वही फॉर्म करता है HAuCl का 4, ठीक है। गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स है फॉर्म करता है। तो इसके डिस्कस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एनसीईआरटी में इतना डीप दिया नहीं गया। लेकिन आप इन रिएक्शंस को याद रखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए ताकि आप लोग ये रिएक्शंस इजीली कर पाएँ, ओके। सो ये तो था आपके पास में HNO3 की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डिफरेंट उसके साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज़ है, एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसके हमने पूरी प्रिपरेशन को डिस्कस किया। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे इसका काफ़ी सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़फुल होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। HNO3 का वैसे भी बहुत लैब रिएजेंट बहुत यूज़ किया जाता है ना। तो काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, वो आपको हूबहू एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, तो उनको आप लोग रीड आउट कीजिए। आज के लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये CBSE का जो रिवाइज सिलेबस है उससे रिलेटेड है, ओके। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 के बारे में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, एंड गिव योर कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।